नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 13वीं बोर्ड की बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जेवर एयरपोर्ट के विकास योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। अब एयरपोर्ट के काम में और तेजी की जाएगी। निहाल के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट की विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट की एसीपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने परियोजना के लिए डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया है। इसका परीक्षण इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किया है। बोर्ड बैठक में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस प्लान में एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर आदि के निर्माण का महीनेवार जिक्र किया गया है। किस महीने में कितना निर्माण कार्य किया जाना है, इसका भी जिक्र किया गया है। डेवलपमेंट प्लान इस तरह से बनाया गया है कि 2024 से पहले उड़ान शुरू हो जाए। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड पर एयरपोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी है। कंपनी निर्माण एजेंसी की तलाश भी कर रही है। इसके लिए निकाले गए टेंडर में टाटा, एलटीटी सहित 3 कंपनियों के आवेदन दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक निर्माण एजेंसी का चयन हो जाएगा। इसके बाद काम और तेजी से होगा। जिस पर सीईओ ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सुनाने से पहले हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ गए हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं एक बार। ताहिर, देखा जाए तो जेवर एयरपोर्ट को एक बड़ी सौगात जो है वो पहले दी जा चुकी है। इसके बाद अब इसके निर्माण कार्य में और काफी ज्यादा तेजी होगी। तो क्या कुछ अपडेट है जो अभी हमें मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल कनिका, आपको बता दूं कि जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता पहले से ही साफ हो गया था और उस पर अब तेजी लाने का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड बैठक के बाद जो है नेल्स जो है जिसको इस एयरपोर्ट की जो है शुरुआत करनी है और इस पूरे एयरपोर्ट को बचाकर तैयार करना है, उनके साथ जो है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक हुई। और बैठक में जो है 13वीं इस बोर्ड बैठक में जो है डिसीजन लिया गया कि आने वाला जो समय है इसमें डेवलपमेंट के साथ साथ जो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बसाना है इसके कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए पहले ही जमीन एक्वायर कर ली गई है। रनवे का कार्य और टर्मिनल का जो कार्य है वो सुचारू रूप से अब जो है चालू हो जाएगा। अब एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। इस फॉर्मेलिटी के तहत जो है जिस कंपनी को नियाल के द्वारा जो है चिन्हित किया जाना है उनका जो है काम होना बाकी है। 1 महीने के अंदर जो है इस पूरे प्रकरण को जो है तैयार कर लिया जाएगा और इस पूरे प्रकरण को तैयार कर उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है वो उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा ताकि जल्दी जो है इसका कार्य जो है शुरू किया जा सके। और आने वाले समय में जेवर में जो बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्ष 2024 में पहले इसकी उड़ान जो है उड़ाई जा सके। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शासन से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी का चयन जो है किया जाएगा। 3 कंपनियों का जो है प्रपोजल यूपी के जो है अथॉरिटी को जो है सौंपा गया है और अथॉरिटी के सौंपे जाने के बाद जो कंपनी का चयन होगा उसके बाद शासन को कंपनी की डिटेल भेजी जाएगी और कंपनी को डिटेल भेजे जाने के बाद इसका कार्य जो है पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। यानी कि साफ है कि जेवर में बनने वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब इसका काम जो है जमीनी स्तर पर देखने को जो है मिल रहा है। और आने वाला जो कुछ दिनों है इन दिनों के अंदर ही जो है इसका पहले चरण के लिए जो है इसका रनवे तैयार कर लिया जाएगा और रनवे तैयार करने के बाद 2024 तक पहली इसकी उड़ान जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ताहिर इसको 2024 मिशन से जोड़ते हुए देखा जाए, क्योंकि 2024 में जैसा कि चुनाव होने हैं उससे पहले अगर ये सौगात मिलती है, उससे पहले उड़ान बढ़ी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फायदेमंद भी रहेगा।
देखिए बिल्कुल कनिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले जो है प्राधिकरण पर जो है सरकार ने जो है निशाना साधा और निशाना साधते हुए अधिकारियों को चिन्हित किया और अधिकारियों के साथ वार्ता की और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पहले जो निर्देश थे वो 100 दिन के अंदर क्या क्या विकास कार्य किए जाने हैं इसकी रूपरेखा तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। 100 दिन के बाद 6 महीने, 1 साल और वर्ष 2024 तक किस किस विकास कार्य पर प्राधिकरण के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनकी डिटेल बनाकर जो है शासन को भेजी जा रही है, ताकि आने वाला जो समय वर्ष 2024 है लोकसभा चुनाव में उन विकास कार्यों को आसानी से जनता के बीच भेजा जा सके और उस विकास कार्य के साथ साथ लोगों को जो है एक बार फिर से जो है बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए जो है जोड़ा जा सके। बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले पर सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको ये सुनाते हैं। देखिए, डेवलपमेंट प्लान पहले मास्टर प्लान इसका अप्रूव हुआ था, अब डेवलपमेंट प्लान सबमिट हुआ है। बेसिकली डेवलपमेंट प्लान एक बार जब अप्रूव हो जाएगा तो मौके पर रनवे का और टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। उसका कल अनुमोदन जो है नायल बोर्ड ने कर दिया है। लखनऊ में कल इसकी बैठक हुई थी। बेसिकली इसमें कॉमन होल्डिंग सिक्योरिटी एरिया को अभी अप्रूव नहीं किया गया, जैसा कि ज्यूरिक की टीम चाहती थी कि विदेशों में जैसे होता है कि अराइवल और डिपार्चर जो डोमेस्टिक में होता है वहाँ उसको सेपरेट नहीं करते सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उसकी सहमति नहीं दी है, तो कॉमन सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया को छोड़ते हुए जो है संशोधित डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई है। और अभी कोडी के लिए जो जहाज़ हैं उनके लिए अभी ये पहला रनवे बन रहा है। इस रनवे की लंबाई 39 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 60 मीटर है। तो ये रनवे जो है इसमें अभी इंटरनेशनल भी इसमें उड़ानें हो सकती हैं। अभी कोडीएफ के लिए भी फ्यूचर में इसमें एसओपी के साथ 75 मीटर की जो विंग होती है उसके लिए भी यहाँ पर एसओपी के जरिए उन जहाज़ों को भी यहाँ से उड़ाया जा सकता है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के साथ ही डेवलपमेंट प्लान पर मोहर लग गई, जिसके बाद जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी आएगी, जिस पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी और शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए जमीन जो है पहले से ही एक बार की जा चुकी है और रनवे और टर्मिनल बनाने का कार्य जो है शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ज्यूरिक कंपनी के साथ मिलकर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने बैठक की और बोर्ड बैठक के बाद डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है उसके कार्यों के लिए की समीक्षा की। साथ ही समय रहते इस कार्य को पूरा कराने को भी रणनीति बनाई गई है, ताकि वर्ष 2024 में इस रनवे पर पहली फ्लाइट चलाई जा सके। अब कुछ दिनों बाद ही जेवर में इस पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन विशाल के साथ ताहिर सैफी, एफएम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएनजी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ आज ऑटो कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि अपनी मांगों के समर्थन में टैक्सी चालक आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई या किराए में राहत नहीं मिली तो हम विरोध और तेज करेंगे। वहीं 11 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय पर भी टैक्सी चालक विरोध जताएंगे, जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सर्वोदय ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कमलजीत गिल ने कहा कि सीएनजी समेत सभी ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी से चालकों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से राहत देने और किराया बढ़ाने की मांग है।
वहीं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि सीएनजी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से वाहन चालकों के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि उनका इस कारोबार में रहना अब मुश्किल हो गया है। दिल्ली में फिलहाल करीब 1 लाख ऑटो चल रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर सीएनजी पर 35 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देने की मांग की गई है। अगर मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो 18 अप्रैल से सभी यूनियंस के चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमने मूल्य वृद्धि का विरोध करने के लिए 11 अप्रैल को सचिवालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है। दूसरे ऑटो और टैक्सी यूनियन समेत दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन और ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस यूनियन के प्रतिनिधि भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के जो दाम है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। टैक्सी और ऑटो चालकों का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो 18 अप्रैल से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके बाद से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि महंगी सीएनजी के खिलाफ देखा जाए तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कैब ड्राइवर्स की बात करें, ऑटो चालकों की बात करें तो इनकी जो मुश्किलें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बढ़ती पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों से आम जनता को बेहद परेशानी हो रही है। बता दूं कि इसको लेकर के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा। इसके बाद 11 अप्रैल की बात करें तो दिल्ली सचिवालय के बाहर भी ये प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही केजरीवाल सरकार को उन्होंने पत्र लिख करके मांग भी की है कि कहीं ना कहीं उस पर सब्सिडी दी जाए। आखिरकार 35 रुपए सब्सिडी देने की उन्होंने मांग की है। फिलहाल अब देखना होगा सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि जंतर मंतर के बाहर तो प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं 11 तारीख को दिल्ली सचिवालय के बाहर होगा। उसके बाद अगर 11 तारीख के बाद उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो 18 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत परीक्षित इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के जो दाम है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी ड्राइवर्स की बात कर ली जाए, ऑटो चालकों की बात कर ले तो इनके लिए भी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जिसको लेकर के अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है। दिल्ली सचिवालय के बाहर भी प्रोटेस्ट होगा, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 18 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। जी कनिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार दिल्ली में या पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद सीएनजी के दामों ने भी जिस तरीके से रफ्तार ली, उछाल लिया दामों ने, उसको लेकर के अब जो दिल्ली में ऑटो कैब चालक जो है, टैक्सी ड्राइवर जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस जो बढ़ोतरी हो रही है दामों में उसको या तो कम किया जाए, नहीं तो जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की जाए। और इसी की मांग को लेकर के आज सभी ऑटो, कैब चालक, टैक्सी चालक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि वो आगामी 11 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में भी प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि या तो सीएनजी के दामों को जो है वो कम किया जाए, नहीं तो उनका किराया बढ़ाया जाए। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 18 अप्रैल से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की बात कर रहे हैं। जी कनिका, बिल्कुल। इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार जहां एक और तमाम वादे करते हुए वह भी नजर आते हैं, वो भी केंद्र पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं, क्या उनके हाथ में कुछ नहीं है कि इन लोगों की मदद की जाए? जी कनिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले काफी समय से, लंबे समय से एक ये जो तमाम ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार की हम बात करें तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी इससे पल्ला झाड़ा हुआ है कि इसके दामों में हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि अब सरकार का अगला कदम क्या होता है, सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। लेकिन फिलहाल तो सभी टैक्सी चालकों ने सरकार को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई
तो दिल्ली की सड़कों पर सभी टैक्सी चालक सड़कों पर बैठ जाएंगे, जिसका खामियाजा आम जन को, जो रोजमर्रा के काम के लिए ऑफिस निकलते हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी कनिका। बिल्कुल, फिलहाल अब देखना होगा अजीत आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं करती है, या फिर ये सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जिसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम बुद्ध नगर में कांशीराम योजना में बड़ा घपला सामने आया। बताया जा रहा है कि कई अपात्र लोगों को घर आवंटित कर दिए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद अब जांच के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नगरीय विकास अभिकरण की जांच में यह बड़ा खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। अपात्र लोगों को घर आवंटित होने के इस पूरे मामले पर खुलासा किया गया है। कांशीराम योजना में घर ये जो थे वो आवंटित किए गए थे। इस पूरे मामले पर फिलहाल खुलासा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में ये बड़ा घपला सामने आया है। अपात्र लोगों को घर आवंटित होने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करें तो फिलहाल बड़ा खुलासा हुआ है। कांशीराम योजना में ये घर आवंटित किए गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय जी, इस पूरे मामले पर फिलहाल मैं जानना चाहूंगी अभी क्या अपडेट है। देखिए, कांशीराम आवास योजना के जांच की बात कई दिनों से कही जा रही थी। नगरीय विकास अभिकरण ने इस पूरे मामले की जांच कराई है। कहा जा रहा है कि लगभग 60 से 65 लोग अपात्र जो इसमें रह रहे थे, उनको आवंटित आवास कर दिए गए थे। उसका खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद अफसरों में हड़कंप है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से इसकी शिकायतें मिल रही थी। गौतम बुद्ध नगर का वीवीआईपी इलाका और उसके बाद इस तरह की कहीं ना कहीं प्रशासनिक हरकत जो सामने आई है, उसके बाद अधिकारी अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल जो सीएम योगी हैं, योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों ने उस पूरे मामले से अवगत कराया है। कहा जा रहा है कि 63 व्यक्ति ऐसे थे जो कांशीराम आवास योजना में अपात्र पाए गए हैं। उनकी जांच कराई जा रही है और उनको बेदखली का जो आदेश दिया गया है उसको पालन कराने के लिए जो जिला अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तत्परता दिखा रहे हैं। बिल्कुल अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने और सड़कों से धूल की सफाई मशीनों से झाड़ू लगाने के लिए कुछ मशीनों को काम पर लगाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं आयोग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एनसीआर और आसपास के इलाकों में धूल को कम करने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की एक रिपोर्ट तैयार कर मई के आखिर तक सौंपने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक धूल नियंत्रण के लिए सड़क निर्माण और प्रबंधन एजेंसियों और वर्ष 2021 में बने धूल नियंत्रण और प्रबंधन केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग को पता चला कि दिल्ली की कुल 18,540 किलोमीटर की सड़कों में से केवल 5,000 किलोमीटर की सड़कों की मशीनों से सफाई लिए चिन्हित किया गया है, जबकि दिल्ली के तीनों निगम इस साल सितंबर तक सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली 28 मशीनों को खरीदने की तैयारी में हैं। वहीं केंद्रीय आयोग के अनुसार सड़कों की सही तरीके से सफाई के लिए एक मशीन को 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाना पड़ेगा। दिन में 8 घंटे काम करने पर एक मशीन केवल 40 किलोमीटर सड़क की सफाई कर सकती है। इस लिहाज से सड़कों की सफाई के लिए और मशीनों की आवश्यकता होगी। इसी के साथ सफाई करने वाली एजेंसियों को सड़कों से धूल नियंत्रित रखने के लिए कड़े कदम भी उठाने के साथ ही हर महीने रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा के पास सूखी झाड़ियों और कबाड़ में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि किसी युवक के द्वारा सिगरेट झाड़ियों में फेंक दी गई थी, जिसके बाद आग लग गई थी। वहीं ये मामला दादरी कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बीते दिन बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के घायल होने की खबर भी आ रही है। दरअसल गाजियाबाद में आए दिन हो रहे लूटपाट और जुर्म के चलते पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर दो बदमाश आए। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो जल्दबाजी के चलते इंदिरापुरम के पास यूटर्न लेते समय बदमाश गिर गए और बचाव के लिए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश आफ्ताब पुलिस की गोली से घायल हो गया और दूसरा आरोपी मौके का फायदा उठा करके फरार हो गया। पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर उसके पास से बाइक और कंट्री में पिस्टल भी बरामद कर आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस के दौरान किया जा रहा है ABC स्कीम के अंतर्गत जो रैंडम चेकिंग हम कर रहा है, इंधनपुर चौकी के सामने हम साहिबाबाद पुलिस और SP2 सिटी सर का SOG टीम भी चेकिंग कर रहा था। जब संदिग्ध दो व्यक्ति बाइक सवार होकर आ रहा था, इशारा किया उनको रुकने के लिए, वो रुका नहीं। इनफैक्ट उन्होंने फायर किया हमारे टीम के ऊपर और फायर करने के बाद इंदिरापुरम के जाने वाला रास्ते से हिंदनपुर से उन्होंने भाग लिया। उनको पुलिस टीम उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। इधर आकर उन्होंने बहुत जल्दी से फट से एक यूटर्न लेने के लिए कोशिश किया। जब उनका बाइक इधर मिट्टी में स्लिप होकर इधर गिर गया, गिरने के बाद आफ्ताब सन ऑफ इसाई जो तमंचा चलाए, एक राउंड और फायर किया पुलिस के ऊपर। जवाबी फायरिंग में अपना जीवन बचाने के लिए पुलिस भी फायरिंग किया और जिसमें आफ्ताब को गोली लगा है। उसके बाद एक और आदमी था, वो जब उसी मौके पे उसी दौरान उन्होंने इंदिरापुरम के साइड में भाग लिया है। उनका आइडेंटिटी हमको अभी तक पता नहीं है, उसका तलाशी दिया जा रहा है। SHO इंदिरापुरम और साहिबाबाद का बाकी फोर्स उसमें पूरा तलाशी में लगा हुआ है। और जिसको चोट लग गया हम उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया है और मौके से हमको एक तमंचा और दो कारतूस, एक जिंदा एक खाली कारतूस मिला है और दूसरा कारतूस के लिए हम तलाशी दिया जाए। सर, अपराधी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है? अभी जो CCTV से पता चला कि यूपी में और दिल्ली में दोनों में मुकदमा है। अबाउट 23 मुकदमा है, जिसमें से लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर और गैंगस्टर एक्ट भी इसका बिजनोर से लगा है। और हमको ये सूचना है कि इन लोग ऐसे लग रहा है कि इन लोग कोई ना कोई घटना प्लान करने के लिए आया है, लूट वगैरह करने के लिए आया होगा। हमारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।